Good morning to all of you students. Today is day 4 of crash course और हमारा मेन मिशन है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कंप्लीट करना। कल हमने काफी प्रिंसिपल्स डिस्कस कर लिए थे। आज सबसे पहले क्या दिख रहा है? ज्वेल एस्पेक्ट। सर बहुत ही इंटरेस्टिंग है ज्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट, पूरी अकाउंट्स इसी के ऊपर बेस्ड है, राइट? ज्वेल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है? ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस will be always have two-sided effects। हमेशा अकाउंट्स में क्या रहता है? two-sided effects रहते हैं, two impacts। आप कह सकते हैं दो इफेक्ट रहते हैं, भले कुछ भी हो जाए। परफेक्ट। कभी भी आप समझ लीजिए, कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन आप चेक कीजिए, आपको उसके दो इंपैक्ट दिखेंगे ही दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, गुड्स परचेज किया, बताइए दो इंपैक्ट क्या होंगे? सर स्टॉक प्लस और कैश माइनस। ठीक है, अमाउंट भी लिख दिया हमने 10,000, वट एवर द अमाउंट। सर इसके दो इंपैक्ट क्या होंगे? स्टॉक हो जाएगा प्लस और कैश बैलेंस क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है जी, वेरी गुड। और सबसे मेन जो इस कंसेप्ट की बात है वो क्या है? सर अकाउंटिंग इक्वेशन is also based on dual aspect concept, which states that asset will be always equals to liabilities, or we can say asset will be always equals to liabilities plus capital। सर इनको दो पार्ट्स में क्यों सेग्रीगेट किया, liabilities plus capital? Because capital is a permanent capital for the business। liability क्या है? परमानेंट। Whereas liability की बात करें तो आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में पेमेंट तो करना ही होगा, whereas कैपिटल का पेमेंट नहीं करना होता, लॉन्ग टर्म तक चलता रहता है बिजनेस, राइट? नेक्स्ट, ओहो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिख रहा है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म ऑब्लिक प्रूडेंस। दो बातें कहता है। नंबर वन क्या कहता है? ईयर के एंड में जो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास बचता है, याद कीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी, तो अगर इसकी दो वैल्यूज हैं, सर टू वैल्यूज क्यों है? एक बुक वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है, नंबर टू रियलाइजेबल वैल्यू, जो वैल्यू आपको मार्केट से अब रियलाइज हो सकती है, वसूल कर सकते हैं। अगर आपको दो वैल्यूज दिख रही हैं, हमें कौन सी लेनी है? whichever is less। अब जो भी लेस है, एक ट्रेंड बनाया कि भैया अगर आपके पास स्टॉक है, सपोज इसकी वैल्यू 1 लाख रुपीस है, बट रियलाइजेबल वैल्यू सपोज 80 है, आप अभी भी जिद पे हो कि हम तो 1 लाख पे सेल करेंगे। नहीं, डोंट डू दैट, ये 1 लाख पे से नहीं होगा। अब इसकी रियलाइजेबल वैल्यू पे ही आपको इसे रिकॉर्ड करना होगा, और ये बात तो फिर भी काफी हद तक बच्चों को समझ में आ जाती है। अब जो इसका सेकंड स्टेटमेंट आ रहा है कंजर्वेटिज्म का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है 12th अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो क्या है? फॉर ऑल दी एंटिसिपेटेड लॉसेस, अगर आपको लग रहा है लाइफ में कहीं पे भी लॉस हो सकता है, एंटिसिपेटेड लॉसेस, कहीं पे भी आपको एक्सपेक्टेशन लग रहा है कि फ्यूचर में लॉस हो सकता है, वी शुड प्रिपेयर प्रोविजन इन एडवांस। और आपके पेरेंट्स ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं। आप सरप्राइज होंगे, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स ऑलरेडी आपके लिए अलग अलग प्रकार का प्रोविजन बना रहे हैं। सपोज किसी बच्चे के पेरेंट्स को पता चल गया कि हमारा बच्चा गधा है, तो उनको पता है कि बिजनेस ओपन कराना पड़ेगा, तो क्यों ना पहले से ही प्रोविजन बना ले। तो वो ऑलरेडी पहले से प्रोविजन बना रहे हैं। अगर आप से किसी को लगता है कि आप इस कैटेगरी में आते हैं, तो अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं टाइमली। मान के चलिए उन्होंने प्रोविजन बना रखा होगा, नहीं तो आप सजेशन दे देना कि भैया प्रोविजन बना रखिए, वी शुड प्रिपेयर प्रोविजन इन एडवांस। ऐसा क्यों सर? ताकि अचानक से फाइनेंशियल स्टेटस आपका डामाडोल ना हो, प्रॉब्लम ना है आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में। वी शुड प्रिपेयर प्रोविजन, यानी कि गुल्लक। प्रोविजन को हम लोकल लैंग्वेज में गुल्लक कह सकते हैं 100%, और ये एडवांस में बना लेनी चाहिए, क्योंकि अचानक से अगर आप फंड अरेंज करेंगे तो आपका फाइनेंशियल सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है, राइट? वी शुड प्रिपेयर प्रोविजन इन एडवांस, और ऐसे कई सारे प्रोविजन बिजनेस में बनाता भी है। नंबर 1, प्रोविजन फॉर टैक्स, आप 12th में पढ़ेंगे। अगर कंपनीज की बात करें, they have to pay huge amount of tax। अचानक से पेमेंट की बारी आएगी तो हो सकता है उनके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ जाए, तो कंपनीज यूज्ड टू प्रिपेयर प्रोविजन इन एडवांस, राइट? और आपने 11th में डेप्रिसिएशन में आप पढ़ने वाले हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अगर आपकी असेट्स एक टाइम के बाद आपको चेंज करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, तो क्यों ना पहले से उसके लिए क्या बना ले? प्रोविजन। ये तो आप डेप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़ेंगे, निश्चिंत रहे, बिल्कुल अलग अलग टाइप के प्रोविजंस बनाती है ऑर्गेनाइजेशन। बट
एक इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है, प्रोविजन, बट प्रोविजन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर अनरिलीज्ड गेन एंड प्रॉफिट्स। प्रोविजन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। भाई अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई फ्यूचर में प्रॉफिट हो सकता है, अभी गारंटी नहीं है लेकिन लग रहा है हो सकता है, कोई अनरिलीज गेन, लॉटरी की टिकट निकल सकती है, कहीं पे प्रॉफिट हो सकता है, तो चलिए पहले से पार्टी कर ले, फंड्स आ जाएंगे हमारे पास। नहीं, आप कभी भी प्रोविजन प्रॉफिट्स हो जाने वाले फ्यूचर में अगर चांस है कि प्रॉफिट हो सकता है, उसके लिए कभी भी आप प्रोविजन या रिजर्व नहीं बना सकते। फॉर ऑल द एंटिसिपेटेड लॉसेस वी कैन प्रिपेयर प्रोविजन इन एडवांस, और इसका एक ही सबसे मेन पर्पस है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में प्रॉब्लम ना आए। अचानक से फंड अरेंज करना सच में काफी बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो रियल लाइफ में बहुत सारे बिजनेसमैन, पेरेंट्स धीरे धीरे प्रोविजन बनाते हैं अपनी लाइफ में, हर साल उसके पैसे कलेक्ट करते हैं, राइट बच्चों। नेक्स्ट, एक्रूअल कंसेप्ट। अब बुक्स में काफी कुछ दे रखा है लेकिन मेन थिंग एक ही है इसका एक्रूअल कंसेप्ट की, दैट वी शुड शो, we should record all the actual expenses in the books of accounts. नंबर वन, सबसे पहली बात चले कि हमें अकाउंट्स में, अपनी बुक्स में कौन से एक्सपेंसेस शो करने चाहिए, एक्चुअल एक्सपेंसेस। सर ये होते क्या एक्चुअल एक्सपेंस, व्हाट डज इट मीन? आपने ट्रेडिंग पीएल अकाउंट पढ़ा है, आपने वहां पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस कंसीडर किए या कीजिए। सर वो क्यों किए? ड्यू टू एक्रूवल कंसेप्ट, ताकि अगर हम एक्चुअल एक्सपेंस दिखाएंगे और साथ साथ एक्चुअल रेवेन्यू दिखाएंगे, तब हमें पता चल पाएगा हाउ मच प्रॉफिट वी हैव रियली अर्न्ड इन द एंटायर ईयर। एक्चुअल एक्सपेंसेस का सिंपल सा मतलब है, अगर आपने कहीं पर कुछ अमाउंट कम पे किया तो उसे ऐड कर दीजिए, और अगर ज्यादा पे कर दिया तो उसे लेस कर दीजिए। क्या कर दीजिए? लेस। बिकॉज एक्रूवल कंसेप्ट कहता है कि हमें अपने अकाउंट्स में एक्चुअल एक्सपेंसेस दिखाने चाहिए as well as actual revenues should be shown, should be recorded in the books of accounts. सर ये रेवेन्यू क्या है पहले तो ये बता दीजिए। कहीं से भी आपको गुड्स सोल्ड करके जो पैसा मिलता है, या कमीशन के थ्रू, या कहीं से भी आपके पास जो पैसा आ गया या आने वाला, रिसीव्ड और रिसीवेबल, दोनों को हम रेवेन्यू की कैटेगरी में डाल सकते हैं। एक्चुअल रेवेन्यूज शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, should be recorded in the books of accounts, right? अगर हमें कुछ पैसे कम रिसीव हुए, ऐड कर दो, और अगर ज्यादा रिसीव हो गए उसे लेस कर दो। यानी कि आपकी बुक्स में कई जगह आपको कुछ ऐसा भी दिख सकता है कि अगर नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड रेवेन्यू है, उसे अपने करंट ईयर के रेवेन्यू में शो मत कीजिए, और अगर करंट ईयर की है लेकिन पैसे रिसीव नहीं हुए, देन ऑल्सो दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट बच्चों? ये आपका एक्रूवल कंसेप्ट है। और नीचे नीचे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ भी है, एक्रूवल कंसेप्ट इज जनरली ट्रीटेड एज मैचिंग कंसेप्ट, और मैचिंग कंसेप्ट ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी। तो क्या कंसेप्ट क्या है, थीम क्या है? सर हमें अकाउंट्स में एक्चुअल एक्सपेंसेस और एक्चुअल रेवेन्यू शो करनी चाहिए, ताकि हमें एक्चुअल प्रॉफिट्स का पता चल सके। रीजन है, ऑब्जेक्टिव है हमारे पास। सर हमें अगर एक्चुअल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना है, बिकॉज इन एक्चुअल प्रॉफिट्स पे हमें गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा, सीधी सी बात। अब रियलिस्टिक लाइफ में बहुत कम बिजनेसमैन है जो ये काम करते हैं, बट थ्योरेटिकल लाइफ में बीइंग अ स्टूडेंट आपको ये मानना पड़ेगा, और ये मानना भी चाहिए कि बीइंग अ बिजनेसमैन, उसे क्या करना चाहिए? बिजनेसमैन को एक्चुअल एक्सपेंसेस और एक्चुअल रेवेन्यूज को शो करना चाहिए। रीजन, एक्चुअल प्रॉफिट पता चलेगा और उसके ऊपर टैक्स पे करना है, दैट्स इट, खत्म। आगे चलते हैं। सर रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट, यहां मेन फोकस केवल किसके ऊपर है? रेवेन्यू। आखिर क्वेश्चन ये अराइज होता है, रेवेन्यू को रिकग्नाइज कब किया जाना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है सर, कब रिकग्नाइज करना चाहिए? जब वो ट्रांजैक्शन अकर हुआ है, ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ सपोज 2017-18 में, मींस आपने गुड्स सोल्ड किया कितने रुपीस का? सपोज 40 लाख रुपीस का गुड्स सोल्ड किया, बट कैश रिसीव हुआ 25 लाख, but cash received till the end of the year only 25 lakh rupees. लेकिन अब क्वेश्चन ये आ रहा है, सर रेवेन्यू कितना माने, रेवेन्यू कितना कंसीडर करें? 25 लाख करें
या 40 लाख करे, कितना रेवेन्यू कंसीडर करना चाहिए, जरा सोचिए बच्चों आप। यस, कितना रेवेन्यू कंसीडर करे करंट ईयर में? 40 लाख सर। 40 लाख की सेल हुई है, हो सकता है 15 लाख नेक्स्ट ईयर में मिले, नेक्स्ट ईयर में। फॉर एग्जाम्पल, मैं गया किसके पास? वेदांश के पास, और वेदांश से पूछा, मैं वेदांश के पास गया बच्चों अप्रैल 5 को, और मैंने कहा वेदांश हाउ योर बिजनेस गोइंग ऑन? कहता है सर बढ़िया चल रहा है, अभी अभी आज सुबह सुबह 15 लाख रुपए है। मैंने कहा वाह यार, ईयर स्टार्ट हुआ है और 15 लाख रुपए स्टार्टिंग में ही। जब रिसर्च किया तो पता चला कि ये गधों के बराबर इसने मुझे गलत आंसर दिया। ये 15 लाख प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, इट इज नॉट रिलेटेड टू करंट ईयर एंड इट शुड नॉट बी ट्रीटेड द रेवेन्यू ऑफ नेक्स्ट ईयर। ये 2017-18 वेदांश क्लियर था ये बात भैया? नेक्स्ट टाइम ऑल्सो ऑल ऑफ यू, अगर आपका करंट ईयर का ट्रांजेक्शन है, कैश भले आपको नेक्स्ट ईयर में मिल रहा है, डजंट मैटर, जिस साल में ट्रांजैक्शन हुआ है उसी ईयर में इसे अपना रेवेन्यू कंसीडर करना पड़ेगा इन द ईयर इटसेल्फ। डजंट मैटर कैश मिले या ना मिले, डजंट मैटर 100% कैश रिसीव्ड इन करंट ईयर और नॉट, मिला या नहीं मिला, बट रेवेन्यू कौन सी ईयर की मानी जाएगी? करंट ईयर की। तो सर एक्रूवल और इसमें क्या फर्क हुआ? सर वहां पे भी एक्चुअल रेवेन्यू आया था, बट यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक्चुअल रेवेन्यू, वहां पर रेवेन्यू के साथ एक्सपेंसेस को भी कंसीडर कर रहे। वहां पर एक्रूवल के अंदर या मैचिंग कंसेप्ट की बात करें, हम रेवेन्यू के साथ एक्सपेंसेस को भी कंसीडर करें, लेकिन रेवेन्यू रिकग्निशन के अंदर इसे रेवेन्यू रियलाइजेशन भी कहते हैं, रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट भी कहा जाता है बच्चों। यहाँ केवल और केवल हम किस पे फोकस कर रहे हैं? रेवेन्यू के ऊपर। आगे चलते हैं, मैचिंग कंसेप्ट। सर एक मेन चेंज है कि यहाँ पर हमें एक्चुअल रेवेन्यूज को एक्चुअल एक्सपेंसेस से क्या करना है? मैच करना। अब बुक्स में आप कितनी भी गहराई से पढ़ लें, हाफ पेज से ज्यादा का हो सकता है डिस्कशन होगा, बट थीम यही है कि हमें एक्चुअल रेवेन्यूज को मैच करना है। किससे मैच कराना है बेटा? एक्चुअल एक्सपेंसेस से। बट क्वेश्चन आता है व्हाई? क्यों 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 मैच कराना है सर? एक्चुअल रेवेन्यूज शुड बी मैच्ड विद एक्चुअल एक्सपेंसेस, व्हाई सर? टू असरटेन एक्चुअल नेट प्रॉफिट सर, सीधा सा लॉजिक है। टू कैलकुलेट, टू फाइंड आउट, टू असरटेन actual net profits earned during the year, actual net profits, right बच्चों? actual net profits earned, is it okay? खत्म। एक्रूअल लिखो, ये लिखो, एक ही बात है। और बोलो स्लाइटली सा डिफरेंस, कहानी की तरह, बस कहने का सिस्टम चेंज कर दिया, चीज वही है बच्चों, सिंपल सी बात। आगे चलिए, ऑब्जेक्टिविटी, हमें प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करने चाहिए, हमारे पास सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, हमारे पास एविडेंस होने चाहिए, नो बायसनेस नहीं होना चाहिए, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना चाहिए। तो इस कंसेप्ट को इन्होंने 1-2 साल के पुराने वर्जन में अगर आप देखेंगे, आपको बुक्स में दिखेगा भी नहीं, बना दिया इन्होंने कि ठीक है एक और कंसेप्ट बना दिया जी, ऑब्जेक्टिविटी, फिनिश, ओवर। अब बच्चों हमारा स्ट्रक्चर, हमारा मेन थीम स्टार्ट हो रहा है, जजमेंट टेस्ट। नेक्स्ट 5 मिनट्स हम इसके ऊपर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डैश प्रिंसिपल स्टेट्स दैट सेम अकाउंटिंग मेथड्स शुड बी यूज्ड ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर। जल्दी से सोचिए आप सभी। यस, अनम्यूट कर सकते हैं, बता सकते हैं। यस, द आंसर इज कंसिस्टेंसी। बिल्कुल करेक्ट बेटा, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट, according to dash concept, even the proprietor of the business is treated as a creditor to the extent of his capital. Yes, 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 the answer is business entity concept. बिल्कुल करेक्ट बेटा, business entity. Next question, question number 3, during the lifetime of an entity, accounting produces financial statements in accordance with the dash accounting concept. The answer is accounting period concept, right? So जिसने सही आंसर दिया उसके लिए देखिए कितना अच्छा स्माइली भी है, right? Enjoy. Next, dash concept states that in determining the net income from business, all costs which are applicable to the revenue of the period should be charged. Word देखिए, should be charged against that revenue.
मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट इज द राइट आंसर। मैचिंग कंसेप्ट, देखिए ना, वर्ड भी स्पेशली यूज किया गया, चार्ज। हमें रेवेन्यू को चार्ज करना है किसके साथ? एक्सपेंसेस के साथ, सीधी सी बात, मैचिंग। नेक्स्ट, एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर इज नॉट टेकन एज इनकम और सेल्स। सर अभी अभी हमने पढ़ा है, रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट कहता है कि अगर भले एडवांस मिल गया, अगर वो नेक्स्ट ईयर का है, सपोज आपको करंट ईयर में 2020, अभी 2021 चल रहा है राइट, 2021 में आपको बिफोर मार्च 50 लाख रुपीस का ऑर्डर मिला। ऑर्डर की तो जनरल में वैसे भी एंट्री होती नहीं है। सपोज इसके अगेंस्ट में 10 लाख रुपीस एडवांस मिल गया। क्या मिल गया? 10 लाख एडवांस। जर्नल में एंट्री जरूर करेंगे आप, बट इसे करंट ईयर का रेवेन्यू नहीं मान सकते, क्योंकि गुड्स अभी तक डिलीवर नहीं किया। अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट? रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट। इसे हम अपना रेवेन्यू नहीं मान सकते, ध्यान रखना बेटा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तभी तो हम अर्न ऑन इनकम को माइनस करते हैं। फाइनेंशियल, ये हमारी लायबिलिटी है भैया, ये हमारी लायबिलिटी है, सीधी सी बात है। जो पैसा हमें एडवांस मिल गया, लायबिलिटी। अगले साल जब ऑर्डर डिलीवर कर देंगे तब हमारा रेवेन्यू मानेंगे। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा है बेटा। क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड इन दी बुक्स। बिल्कुल गलत आंसर दे रहे हमारे बच्चे। कॉस्ट कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग स्टॉक, इसे कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा? whichever is less। कौन सा कंसेप्ट है ये? कंजर्वेटिव सर, कंजर्वेटिव। राइट बच्चों, इज इट ओके? इज इट ओके? नेक्स्ट, अब क्वेश्चन सुनना पूरा अच्छे से। अंडर द डैश कंसेप्ट, asset is recorded at cost even if the market price is more or less। ये कल पढ़ा था बच्चों हमने। अंडर द डैश कंसेप्ट, asset, yes बोलो सर। इसका आंसर कॉस्ट कंसेप्ट है बेटा। हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलेंगे तो भी फुल मार्क्स, कॉस्ट कंसेप्ट बोलेंगे तो भी फुल मार्क्स। ये कल हमने पढ़ा था बच्चों, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। Contingent liability should be shown below the balance sheet of an organization or firm according to dash concept। The answer is principle of full disclosure। Principle of full disclosure is the right answer। Right students? ठीक है, तो ये फाइल मैं आपको सेंड कर रहा हूं आज क्लास के बाद। इसमें अराउंड आपको कितने क्वेश्चंस दिख रहे हैं बच्चों? जरा चेक कीजिए। सर 2020 क्वेश्चन है। आंसर इज ऑल्सो देयर, यू कैन एंजॉय। अब आते हैं मेन मिशन में, जो आज का मेन मिशन है। जरा देखिए आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पे। यस, डे 4, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स प्रैक्टिकल डिस्कशन। ये भी इजी है। इसके अंदर अराउंड 31 क्वेश्चंस हैं बेटा, 31 क्वेश्चंस। शगुन 51 का हमने पूरा नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो जाता, प्रिंसिपल्स इतने ज्यादा नहीं है। तो 31, नंबर 1 क्वेश्चन, due to do not anticipate any profit but provide for all losses, the statement justify the sir conservatism। कंजर्वेटिव राइट बेटा, ऑब्लिक प्रूडेंस भी बोल सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, ठीक है, आगे चलते हैं। द फैक्ट दैट अ बिजनेस इज अ सेपरेट एंड distinguishable from its owner is best exemplified in by the dash concept। सर कितना इजी बिजनेस है, एंटिटी, कितना इजी। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट 100% करेक्ट, 100% करेक्ट। राइट, आगे चलें बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट without considering the market price whether low or high। The answer will be cost concept। The answer will be cost concept। Right students? Next, अच्छा, अगर आप में से कोई बच्चा चाहता है कि सर अब हमें एक ऐसी फाइल दे दीजिए जिसमें आंसर नहीं हो, हम अपना चेक करना चाहते हैं अपने आप को, आप प्लीज मुझे मैसेज कीजिए। अगर आप सच में ऐसा चाहेंगे तो मैं आपको अलग से व्हाट्सएप कर दूंगा वो फाइल, ताकि आप अपना खुद का भी जजमेंट कर सकें। राइट, और उसके बाद ये फाइल तो आपके पास है जिसमें सॉल्यूशन भी है। अकॉर्डिंग टू डैश कंसेप्ट, all expenses incurred to earn revenue of a particular period should be charged। स्पेशली वर्ड क्या आ रहा है? चार्ज अगेंस्ट दैट रेवेन्यू। अभी अभी हमने पढ़ा था, अभी अभी। बिल्कुल सोचिए, मैचिंग कंसेप्ट 100% मैचिंग, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है जितना भी आपने रेवेन्यू जनरेट किया आप उसको चार्ज करेंगे
अगेंस्ट रेवेन्यू मतलब वही एक्सपेंसेस के साथ उसको कंपेयर करेंगे, मैच करेंगे। क्यों? टू असर्टेन नेट इनकम। कैसे गलत सोच सकते हैं कुछ बच्चे? कैसे? द फाइनल आंसर विल बी मैचिंग कंसेप्ट। बच्चों मतलब मेरा ये पर्सनल मानना है कि टर्म्स और प्रिंसिपल्स के एक एक ओटीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे आपको मेहनत करनी चाहिए। नॉट फॉर 11th क्लास बच्चों, 11th के लिए नहीं, लाइफ लॉन्ग कभी भी अकाउंट्स पढ़ेंगे ये प्रिंसिपल्स हमेशा आपको दिखेंगे बेटा। राइट, नेक्स्ट फिफ्थ देखिए, असेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस is the fundamental accounting equation under dual aspect concept। तो कहीं ना कहीं बच्चे कहते हैं कि सर ये दोनों चैप्टर्स करने के साथ नॉलेज बहुत स्ट्रांग हो गया। यस, व्हाट शुड बी द आंसर? कैपिटल। राइट बच्चों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। गैप स्टैंड्स फॉर, सर हमें पता है बहुत ही अच्छे से, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये सभी बच्चों को, अरे बेटा अभी भी हम ऐसा मानते कि कुछ बच्चों को इतने नालायक हैं इसका भी फुल फॉर्म नहीं पता, तो कोई बात नहीं, नालायक थे, अब नहीं आप नालायक, अब आप इंटेलिजेंट की कैटेगरी में आ गए और क्वेश्चंस करेंगे तो और इंटेलिजेंट बन जाएंगे। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, राइट। अब थोड़ा सा साइलेंट होकर वन बाय वन हम कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं किसको? जागृति आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं देगा। जागृति, इट इज योर टर्न नाउ। चलिए ट्राई कीजिए बेटा। द डैश assumption of accounting states that if straight line method of depreciation is followed in one accounting year, then it should be continued in the next year also. Yes, Jagrati, do you want to reply beta? According to you, what should be the answer? Raise hand कीजिए, कौन बताएगा? Raise hand कीजिए। Yes, Raghav. Yes, Raghav. Very good. Consistency. Yes, Raghav. Consistency. 100% good. Very good, beta. Very good. Very good. Very good. चलिए, अब यहाँ पर fill in the blank पे थोड़ी टेंशन रहती है बच्चों को, राइट? ठीक है, तो अब कुछ ट्रू फॉल्स पे आते हैं, फिर कुछ मल्टीपल चॉइस पे भी आएंगे और हैंड रेज करना है आपको। यहाँ पर भी कुछ बच्चे बैठे हैं, हम सबसे एक साथ एक बराबर ट्रीट करेंगे आप सबको। fill in the blank छोड़ रहे हैं हम अभी। चलिए, हम सबसे पहले आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, हैंड रेज करना है बेटा जल्दी जल्दी, राइट। एज पर डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, कैपिटल विल बी इक्वल टू एसेट प्लस लायबिलिटी। ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? हैंड रेज कीजिए। और आंसर है लक्ष्य के पास। लक्ष्य, द आंसर इज फॉल्स। द आंसर इज फॉल्स। ठीक है सर, ए इक्वल टू एल प्लस सी होता है। इन बेवकूफों ने क्या किया? ये गलत। नेक्स्ट, under accrual basis of accounting only cash transactions are recorded। हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज। यस मनीष, यस मनीष। सर फॉल्स। 100% फॉल्स, 100% फॉल्स, राइट। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पहले से डिक्लेयर करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बैठा है गर्व, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम गर्व से डिक्लेयर करते हैं। गर्व बताएगा ट्रू और फॉल्स, आप सबको सुनना है। The concept of going concern assumes that a business firm would continue to carry out its operation indefinitely for a fairly long period of time। 100% आंसर ये बच्चा दे चुका है, ट्रू। करेक्ट आंसर है। Why correct? Because going concern concept यही कहता है, राइट। वाहिनी, रेज योर हैंड। वाहिनी, रेज योर हैंड बेटा। यस वाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर वाहिनी देगी, ठीक है। और टाइम नहीं है बेटा, ट्रू फॉल्स है, जल्दी जल्दी बताना है। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट इवन द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। ट्रू और फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? यस वाहिनी। वाहिनी, इट्स योर टर्न। यस, और कौन देना चाह रहा है आंसर? सर ये आंसर बहुत इजी है, हम ही दे देते हैं सब मिलकर। द आंसर इज ट्रू। द आंसर इज ट्रू, राइट। अगला क्वेश्चन भानु से। भानु हमारे पास बैठा है, भानु से। एक्रूवल कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन मैचिंग प्रिंसिपल, ट्रू और फॉल्स? एक्रूवल कंसेप्ट सोचना आप सभी को है, सोचना आप सभी को है डियर स्टूडेंट्स। एक्रूवल कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन मैचिंग प्रिंसिपल। द आंसर इज ट्रू, 100% ट्रू। अभी अभी हमने पढ़ा था एक्रूवल और मैचिंग एक ही जैसे होते हैं, राइट बेटा। द आंसर इज ट्रू, ठीक है। अगला क्वेश्चन
मेरा विशाल से है। विशाल अनम्यूट करो जल्दी से अपने आप को। यस विशाल, यस विशाल अनम्यूट करो भाई। यस सर। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अब जल्दी से बताइए। रिकग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस इन द सेम पीरियड एज एसोसिएटेड विद रेवेन्यूज इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। क्या लगता है ये ट्रू है या फॉल्स है? जरा सोचिए, जरा सोचिए। यस बेटा, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। यस बेटा, हम कहना चाह रहे हैं कि हम जो एक्सपेंसेस से रिलेटेड बातचीत कर रहे हैं ये रेवेन्यू से रिलेटेड होते हैं। इसको ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट में हमने आपको पढ़ाया। क्या ये ट्रू है फॉल्स है? विशाल, एनी आइडिया? द आंसर इज फॉल्स। द आंसर इज फॉल्स। सर कैसे? सर रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, रेवेन्यू और रिकग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस इन द सेम पीरियड एज एसोसिएटेड विद रेवेन्यूज। सर ये मैचिंग कंसेप्ट या अक्रूवल कंसेप्ट की बात है सर। इसको ऑब्जेक्टिविटी में तो हम ले ही नहीं सकते। राइट बच्चों? तो बहुत अच्छा टाइम है, अभी भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम और अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास बैठा है गर्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गर्व के लिए आप सब सुनना, आंसर करेक्ट है रॉन्ग है। ड्यू टू मटेरियलिटी कंसेप्ट, आप सोचना आप सभी को है, द कॉस्ट ऑफ स्मॉल कैलकुलेटर is accounted as an expense and not shown as an asset in a financial statement. True या false? आप सभी ध्यान से सुनना क्वेश्चन। Due to materiality concept, the cost of a small calculator accounted as an expense and not shown as an asset in a financial statement. एक अच्छा दिमाग वाला क्वेश्चन है बेटा। ट्रू या फॉल्स? आप में से जिसको आता है हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज कीजिए। Okay, Mausam, what should be the answer? Yes, Mausam. I think true. True. Sir, Ushan, true, what I is your think. opinion? Yes, Ushan, what is your view? Sir, true. The answer is 100% true. The reason, आप इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? देखिए एक बात सुनिए, मेरे बैग में भी एक कैलकुलेटर पड़ा है, लेकिन एक बात बताइए, जब मैं अकाउंट्स अगर अपने बनाता हूं अपने इंस्टीट्यूट के या कैसे भी, तो क्या मैं इसको असेट में दिखाऊंगा एक छोटे से 500 रुपए के कैलकुलेटर को? सर नहीं, मैं तो इसे एक्सपेंस मान लूंगा, क्योंकि मटेरियलिटी कंसेप्ट ये कहता है ये ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रखता। वैसे तो इसे ऑफिस इक्विपमेंट में भी हम दिखा सकते हैं नहीं, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर स्मॉल कैलकुलेटर खरीदा है तो आप उससे असेट मत मानिए, उससे आप एक्सपेंस मान लीजिए, और आप चाहें तो असेट मान भी सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है। ये कौन सा कंसेप्ट कहता है? मटेरियलिटी कंसेप्ट। 100% आंसर इज ट्रू, 100% ट्रू। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं मनीष आपको, और आप ही को आंसर देना है। यस मनीष, वाओ बड़ा क्वेश्चन दिख गया। मशीनरी इज परचेज फॉर 50 लाख an amount of rupees 1 lakh was spent on transporting the machinery to factory site. 50,000 is spent on installation. The total amount at which machinery will be recorded is 51 lakh 50,000. Manish, true or false? True. Yes Manish, True. ये बच्चा कह रहा है ट्रू, लेकिन अगर इस बच्चे को हम परफेक्ट तभी मानेंगे जब ये इस कंसेप्ट का नाम भी बता दे। यस, व्हाट इज द कंसेप्ट नेम मनीष? कॉस्ट कंसेप्ट ऐसा कहता है सर, कॉस्ट कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सौरभ के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मैचिंग कंसेप्ट, expense of 20,000 incurred in the financial year 2017-18, but amount paid in the year 2018-19 considered as expense for the year 2017-18. True or false? सर 100% इसका आंसर ट्रू होगा। द रीजन, ये एक्सपेंस 2017-18 से रिलेटेड है सर। भले हमने अमाउंट 18-19 में दिया, बट एक्सपेंस तो भी कौन सी ईयर का माना जाएगा? 17-18। बहुत हुआ फिल इन द ब्लैंक का सिलसिला। अब हमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद ऑप्शंस, ठीक है? अब आप सबको हैंड रेस करना है क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। अंडर विच
अकाउंटिंग कंसेप्ट, आंसर कोई नहीं बताएगा, हैंड रेज। The personal transaction of the owner are not recorded in the books of business until and unless it involves inflow or outflow of business funds, due to which concept? The answer is yes, Avon. Yes, Avon. Avon, आपने अनम्यूट किया तो आंसर तो बता दो बेटा। Yes, सुशांत। Yes, सुशांत। सर बिजनेस एंटिटी। सर ये पढ़ पढ़ के हम बोर हो गए सर, बिजनेस एंटिटी इतनी बार आ गया, इट इज वेरी इजी सर, वेरी इजी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच concept oblique principle applies states as per the income tax act refer the under the Companies Act 1956 that requires the income statement should be prepared annually? कौन सा कंसेप्ट कहता है? A, B, C, D? Yes, Raghav, what should be the answer? Accounting period concept. करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। जल्दी से आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट that states that revenue and the expenses incurred to earn the revenue must belong to the same accounting period. Again and again, फिर से दिख गया बेटा, और आंसर है 100% मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट इज द आंसर सर। नेक्स्ट 28, the Indian Companies Act 1956 and SEBI has provided a format for the preparation of profit, loss and balance sheet of the company, which can enable the users to make correct assessment about the profitability and financial soundness of the enterprise under the accounting concept properly known as. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो। आई एम एक्सपेक्टिंग एनी न्यू स्टूडेंट टू आंसर, एनी न्यू स्टूडेंट। यशवर्धन ट्राई करो बेटा, यशवर्धन यू शुड ट्राई। कुशाल आपको भी ट्राई करना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। यस, एनीबडी एल्स? यशवर्धन ट्राई करना चाहोगे? जागृति, जागृति यू शुड ट्राई बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आप हार के कुछ नहीं जाओगे। यस, एनीबडी एल्स? वी हैव ओनली लिमिटेड टाइम विद अस बेटा। मौसम चलिए आप ही बता दीजिए। अब वो कौन बता रहे बताइए। सर सी, फुल डिस्क्लोजर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है सर, फुल डिस्क्लोजर के थ्रू हम ये सारी चीजें डिस्क्लोज करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू फुल डिस्क्लोजर। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, राइट। नेक्स्ट, the concept that states the reasonable material facts that disclosed through the financial statement and the informing notes is, materiality is the right answer, right? Next, identify the concept that requires the documentary evidence for the accounting transaction which is supported by verifiable documents or vouchers. और आपके ऑप्शन ये प्रस्तुत कर रहा हूं मैं आपके सामने। The answer is sir objectivity। हमने अभी अभी लेटेस्ट पढ़ा था बेटा ऑब्जेक्टिविटी, राइट स्टूडेंट्स। और अंतिम क्वेश्चन ट्राई कीजिए, द कंसेप्ट दैट एंटिसिपेट्स द लॉस एंड नॉट द प्रॉफिट रेफर्स टू कंजर्वेटिव ऑब्लिक प्रूडेंस, राइट स्टूडेंट्स, इज इट ओके? अब कुछ क्वेश्चंस और भी बचे हैं, वो आपका टास्क है, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक आप चेक कीजिए। हमने कई फिल इन द ब्लैंक अचीव कर लिए। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपका टास्क है। 9th नंबर बता सकते हैं आप में से कोई? सैलरी टू मैनेजर विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर इज नॉट रिकॉर्डेड ड्यू टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ठीक है बेटा, अपॉइंटमेंट किया है आपने, अपॉइंटमेंट किया है, पैसा नहीं दिया है, पैसा नहीं दिया, राइट। और कुछ क्वेश्चन है बेटा आप चेक कर सकते हैं, जैसे 12th नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी है। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? रजावत फर्नीचर हाउस परचेज 10 टेबल्स एट द रेट 2000, 20 chairs at the rate 800 and 2 sofa set, that's it. He was not able to record the transaction of sofa set as it does not fulfill the condition of dash concept. Dash concept. Money measurement, Anybody? sir.
मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, क्योंकि सोफा सेट की अमाउंट नहीं लिखी, बाकी सबकी अमाउंट लिखी है और सोफा सेट की अमाउंट ही नहीं लिखी। सर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये एक्सप्लेन करता है हमें कि ऑल दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी मेजर्ड, अबे जिसकी मतलब बच्चों जिसकी कुछ वैल्यू तो हो, राइट। अब देखिए नेक्स्ट, रेंट इज टू बी पेड 6000 रिकॉर्डेड एज आउटस्टैंडिंग रेंट ड्यू टू डैश कंसेप्ट। जरा सोचिए, एक्रूवल कंसेप्ट भी बोल सकते हैं, मैचिंग कंसेप्ट भी बोल सकते हैं। रेंट टू बी पेड देना था बट दिया नहीं है, इसलिए आपने उसको आउटस्टैंडिंग रेंट की कंडीशन में डाला एक्रूवल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, राइट। एक्रूवल कंसेप्ट, मैंने स्पेल आई थिंक गलत कर दिया, वापस से सही करता हूं। एक्रूवल कंसेप्ट, राइट स्टूडेंट्स, इज इट ओके, इज इट ओके। चलिए बाकी के क्वेश्चंस आपके नाम। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रैक्टिस करते रहिए। आज का लास्ट दिन था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, ये फाइल मैं आपको सेंड कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में परफेक्ट बन जाइए।